देखिए स्टूडेंट्स की पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 10+2 जो गवर्नमेंट ने किया है 12 साल, इस 12 साल का खेल समझना होगा। पहले और अभी में ये क्या अंतर आया है? क्या पहले हम लोग ज्यादा साल बिताते थे स्कूल में? क्या अभी हम ज्यादा साल बिताएंगे स्कूलों में? ये बहुत ज्यादा पेचीदा क्वेश्चन दिमाग में चलेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी देगा, लेकिन इसको बड़ा आसानी से समझना होगा कि 10+2 का मतलब होता है कि पहले हम 12 साल स्कूल में देते थे और अब हम 15 साल स्कूल में देंगे। कैसे देंगे ये आपको समझना होगा, क्योंकि ध्यान समझें 10+2 का जो चेंज आया है वो ये है कि पहले छठी जो 6 साल का बच्चा होता था वो पहली क्लास में जाता था। ध्यान सुनना, 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाता था, फर्स्ट क्लास में। इसलिए उस बच्चे को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक स्कूल में रहना पड़ता था पहले से। लेकिन स्कूल में एडमिशन कब से होते थे? नर्सरी से। और एलकेजी और एचकेजी जो 3 साल है ये शून्यकाल मान लिए जाते थे, लेकिन बच्चे का प्री सेक्शन चलाया जाता था। लेकिन अगर हम उसको जोड़ लें तो आप जोड़ लीजिए, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 15 साल। लेकिन काउंटिंग में क्या बोला जाता था? 10+2। 10 मतलब फर्स्ट से लेके 10 और 2 का मतलब 11th और 12th। तो ये हुए 12 साल और अब होंगे 15 साल। तो 3 साल का जो प्री फाउंडेशन स्केल है उसको एजुकेशन में काउंट किया जाएगा, अब किया जाएगा, और 15 साल का उसका एजुकेशन माना जाएगा। अब समझते हैं कैसे। अब 12 साल की जगह 15 साल नजर रखेगी गवर्नमेंट। बिल्कुल, पहले 12 साल गवर्नमेंट नजर रखती थी, अब 15 साल, यानी कि वो 3 साल की जो बच्चे की प्ले की एक्टिविटी होती है, एलकेजी नर्सरी की एक्टिविटी होती है, यूकेजी की, उस पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान देगी, क्योंकि ये वो स्टेज होती है बच्चे की जहां से बच्चा पेरेंट्स का हाथ छोड़ करके 6 से 7 घंटे या 4 घंटे के लिए स्कूल जाता है, और स्कूल जाकर के वो टीचरों के हाथ में जाकर के वो टीचर उस पेरेंट की तरह बनके ही उस बच्चों को पढ़ाती है और लिखाती है, क्योंकि उन बच्चों को ज्यादा समझ नहीं होती है। कई बच्चे देखे गए जाते हैं प्ले स्कूलों में, वो जब टॉयलेट जाते हैं तो वो अपनी चैन जिप तक नहीं खोल पाते हैं। तो एक टीचर एक माँ की तरह भूमिका अदा करती है और बच्चे को अपना प्यार मोहब्बत दे करके उस बच्चों को मेंटेन करती है और पढ़ाती है, या टीचर पढ़ाता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है समझने की कि इसके अंदर जो चेंज आया है उसके अंदर मैंने जो चेंज बताया है फाउंडेशन क्लास में कि अब बच्चा ओनली फॉर प्ले करने जाएगा, क्योंकि पहले बच्चा बैग लेके जाता था। छोटे छोटे बच्चे भी नर्सरी के होते थे, आपको देखा होगा, 4-5 किताबें बैग में डाल देते थे, कॉपी डाल दी और बच्चे को अपने पेंसिल दे दी या कोई चौक बॉक्स स्लेट दे दी, तो बच्चा लेके जाता था। अब क्या होगा? क्या वैसे ज्ञान मिलेगा बच्चे को? नहीं, अब बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, बच्चों को वही चीजें प्रैक्टिकल के तौर पर मिल जाएगी। जैसे बच्चों को एक क्लास के अंदर खिलौने छोड़ दिए, उन खिलौनों को छांटने का काम दे दिया, बच्चे को खेलने की चीजें दे दी, खेलने से उनका मेंटल एबिलिटी टेस्ट ले लिया कि बच्चा उस चीज को पहचान रहा नहीं पहचान रहा था। बच्चे को क्लीनिंग डिपार्टमेंट से जोड़ दिया, यानी कि बच्चे को कूड़ा जैसे बच्चा रोड पर डाल देता देखा जाता है, बच्चा 12th क्लास का बच्चा भी केला खाता और छिलका रोड पर फेंकता है, यानी कि वो पढ़ा लिखा है लेकिन वो मैनर्स में नहीं है, यानी कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी कि उस केले के छिलके को डस्टबिन में डाला जाता है। तो बच्चे को शुरू से ही समझो, बच्चों को शुरू से ही ये ज्ञान दिया जाएगा स्कूलों में कि बेटा जो अगर कागज भी है, पेंसिल छील रहे हैं, उसका कचरा भी हमें डस्टबिन में डालना है, हमें दीवारों पे पेंटिंग नहीं बनानी है, हमें पेंटिंग के लिए बाकायदा व्हाइट शीट पर पेंटिंग बनाई जाती है, जिसको स्केचिंग और पेंटिंग कहा जाता है। उसमें कलर कैसे भरे जाते हैं, कलर कौन से, जैसे तोते का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, तो ग्रीन कलर तोते में भरा जाएगा, बतख में नहीं भरा जाएगा, चिड़िया में नहीं भरा जाएगा, गिद्ध में नहीं भरा जाएगा। तो बच्चों को ऐसी नॉलेज जोड़ा जाएगा, बच्चे को खेल कूद के संसाधन भी बच्चे के बदल दिए जाएंगे, बच्चे को चंगा को खिलाया जाएगा जिससे कि उसकी मेंटल एबिलिटी होगा। छोटा बच्चा होता है उसमें खेलने की बहुत सारा उत्साह होता है, वो उत्साहवर्धक होता है जिससे बच्चे का रुझान स्कूल से जुड़े। मैं इसको ऐसे भी समझा देता हूँ। एक बच्चा अपने पेरेंट के साथ जा रहा था स्कूल, रोते रोते जा रहा था, बहुत गुस्से में जा रहा था, तो इतने देर में ही मालूम पड़ा कि एक बकरी लेकर के व्यक्ति जा रहा था और वो खींचता हुआ उसके गले में रस्सी बंधी थी, खींच रहा था और वो बकरी नहीं जाना चाहती थी। तो उसने अपने पिता से पूछा, पापा ये बकरी को ऐसे खींच के क्यों लेके जा रहे हैं? तो उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा ये कसाई है, इस बकरी को काटने ले आ रहा है, इसलिए वो जाना नहीं चाह रही है। तो डैडी इसका मतलब मैं भी बकरा ही हूँ, आप भी तो मुझे घसीट करके स्कूल लेके जा रहे हैं। तो ऐसी बातें बच्चे की माइंड में अगर आ रही तो बच्चा स्कूल से क्या सीख रहा होगा, आप सोचिए। लेकिन अब बच्चे के अंदर वो उत्साह, वो एनर्जी, वो एक माहौल पैदा किया जाएगा जिससे बच्चा स्कूल अपने आप भागे, बैग पैक करे और कहे डैडी मुझे स्कूल छोड़ के आओ। तो बच्चों को वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 लॉन्च कर दी, जिससे बच्चा बचपन से ही एक उत्साह के साथ बच्चों में एक लगाव हो स्कूल के प्रति, टीचर के प्रति, पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति। तो इसके अंदर
पहली, दूसरी और तीसरी जो स्टेज बनाई गई है, यानी शुरू की स्टार्टिंग की नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये हो गई नर्सरी फर्स्ट, ये हो गई एलकेजी सेकंड, थर्ड हो गई यूकेजी। इसके अंदर नो एजुकेशन, झंझट खत्म, बोझा खत्म किताबों का, पेरेंट्स की आर्थिक तौर से मदद हो गई एक तरह से देखा जाए। अब ड्रेस का भी झंझट नहीं है, अब बिना ड्रेस के बच्चा जाएगा, खेलेगा कूदेगा ग्राउंड के अंदर, पढ़ेगा लिखेगा, गंदी ड्रेस करके लेके आएगा, सर्फ एक्सेल से धो लेगा, क्योंकि दाग नहीं लगते। तो 3 साल के तक के बच्चे की एंट्री यहाँ पे मान जाएगी, ये एंट्री एडमिशन हो गया, ठीक है। तो 3 साल तो ये हो गए। अब जो काउंट होगी क्लास, यानी कि यहाँ पर ध्यान सुनना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तो हो गए, उसके नो एग्जामिनेशन वाली क्लासेस हो गई, जहां पर ओनली प्ले होगा, खेलेगा कूदेगा बच्चा, आके अपना एंजॉय करेगा घर पर। लेकिन जैसे ही स्टेज 4th और 5th चालू होगी, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, स्कूलों से लगाव लगाने वाली पढ़ाई होगी, यानी कि 2 साल तक फर्स्ट और सेकंड क्लास तक बच्चों को सिर्फ लगाव वाली क्लास से जोड़ा जाएगा। यहाँ पे बच्चा आपका जाकर के छठी यानी कि 6 साल में लग जाएगा। देखिए 6 साल लगते ही बच्चा पहली क्लास में आ रहा था, और ये जो 4th स्टेज है ना, यानी 4th स्टेज ये आपकी पहली क्लास, ये फर्स्ट क्लास है, और ये जो है ना ये 5th, ये आपकी सेकंड क्लास है, ठीक है। यहां भी पढ़ाई होगी, लेकिन कौन सी पढ़ाई होगी? स्कूलों से लगाव लगाने वाली पढ़ाई होगी, जिससे बच्चों का लगाव बढ़े, प्रैक्टिकल। क्योंकि बच्चों के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड के अंदर, ये बच्चे जब परिवार को छोड़ते हैं तो ये रोते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हमें घर स्कूल छोड़ के आएंगे। आपने देखा होगा रिक्शे में बच्चे जाते हैं रोते हुए जाते हैं, टेम्पो में बच्चे रोते हुए जाते हैं, मम्मी पापा जब छुट्टी होती है गेट के बाद बच्चों का वेट कर रहे होते हैं। जैसे बच्चा उनको देखता है, अरे मेरा मुन्ना आ गया, मेरा रमेश आ गया, मेरा कृष्णा आ गया, मेरा सैम आ गया, गले से चिपट जाते हैं, बच्चे को खूब ना रोते पीटते हैं। बच्चों के लिए नाश्ता भी नया नया बना के भेजा था उनकी पसंद का, जिससे बच्चे का मन नाश्ते पर लगा रहता है, यानी रुचि लगी रहे उसकी। तो पेरेंट्स भी कितना अच्छा अच्छा खाना बना के भेजते हैं बच्चों के लिए, है ना। तो इसी तरीके से स्कूल में बोरियत फील ना हो, स्कूल से टेंशन खौफ खत्म हो जाए उन बच्चों में, तो स्कूल को भी एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जिससे बच्चे के लिए बहुत सारे प्ले के संसाधन होंगे, जैसे झूला झूलना। बच्चों के लिए बहुत सारे आपने देखा होगा टॉय होते हैं, आज के खिलौने होते हैं बच्चों के अंदर, ग्राउंड के अंदर झूले झूलने की मशीनें आती है, रोपिंग करने के आते हैं, माउंटेन शेप बनाए जाते हैं बच्चों के लिए। आपने देखा होगा खेल खिलौने में भी अल्फाबेटिक मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, जिसके अंदर एक चार्ट बनाया जाता है, उस चार्ट में कुछ पॉइंट डाल दिए जाते हैं, कॉइन डाल दिए जाते हैं, बच्चे से बोला जाता है कॉइन कितने का है, ये कॉइन कितने का है, कुछ अल्फाबेटिक्स वर्ड डाल दिए जाते हैं, पता जाता है ये कौन सा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चे को नेचुरल पढ़ाई दी जाएगी, प्रकृति के बारे में बताया जाएगा, बच्चों को खेलने के खेल खिलौने दिए जाएंगे, तो बच्चे का विस्तारित ज्ञान बढ़ेगा, कह सकते हैं। अब इसके अंदर एक झंझट हो खत्म, ड्रेस की कोई टेंशन नहीं है, आपकी इच्छा है बच्चों को ड्रेस दिलाओ, आपकी इच्छा है बच्चों को ड्रेस मत दिलाओ, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन स्कूल के नियम में अगर आता है, डिसिप्लिन में अगर आता है, तो आप चाहो तो दिला सकते हो। नेक्स्ट है टीचर पेरेंट की तरह हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि टीचर बन के नहीं पढ़ाएगा, टीचर पेरेंट बन के बच्चों को पढ़ाएगा। तो बच्चा जैसे पेरेंट से प्यार करता है अपने, उसी तरीके से दूसरा पेरेंट जो होता है ना, वो टीचर होता है। तो टीचर एक पेरेंट्स के प्रेम भाव की भावना से अगर पढ़ाता है, तो बच्चा उससे भी लगाव रखेगा, और जब उससे लगाव हो जाएगा तो बच्चा स्कूल ही भागेगा। देखिए सुबह होते क्या, मम्मी मुझे तैयार करो, मैडम के पास जाना, मुझे मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो अच्छा सिखाती है, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट है आने वाले नेक्स्ट, ये तो हो गया कंप्लीट। अब ये जो नेक्स्ट 3 इयर्स का सिस्टम है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपकी दूसरी क्लास तक का तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे तीसरी चौथी पांचवी क्लास में, तब भी गवर्नमेंट की नजर आपके ऊपर ही होगी, नजर तो आपके ऊपर ही है। अब मैं जो बात कर रहा था आपसे कि यहाँ तक के जो बच्चे होंगे, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, है ना, वो फर्स्ट सेकंड क्लास कंप्लीट करके 3rd 4th 5th क्लास में आ जाएंगे। तो ये क्लास कौन सी बन जाएगी? ये प्री प्रेपरेटरी स्टेज होगी, है ना। प्री प्रेपरेटरी स्टेज के अंदर क्या होगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा? देखिए ये जो 5 वाली क्लासेस थी, यहाँ पर बच्चे की एज 8 साल तक की होगी। अब 8 से आगे 8 से 11 साल तक के एज होगी, वो तीसरी चौथी पांचवी की होगी, 8वीं 9वीं और 10वीं 11वीं, यानी 8 से लेके 11 साल तक बच्चा 8 माह पूरी करके यहाँ पे आएगा, और तीसरी चौथी पांचवी में 8 से 11 साल तक का बच्चा माना जाएगा। और ये क्लास इसकी होगी प्री प्रेपरेटरी स्टेज। अब इसमें क्या होगा, इसमें किस तरीके से सिखाया जाएगा? इसमें कुछ चेंज हुआ है कि बच्चों को पोएम्स, उसको रीजनल लैंग्वेज और उसकी मदर टंग लैंग्वेज पर काम किया जाएगा। अब मदर टंग लैंग्वेज कौन सी? जैसे आपने देखा होगा आजकल जो बच्चा एडमिशन लेता है, बहुत ज्यादा देखा जाता है, सारे स्कूल सीबीएसई की तर्ज पे जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो रहे हैं, धीरे धीरे करके बदल रहा है। गांवों की बात अगर हम करें तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन हमारी गांव में है। अब गांव के बच्चे के लिए अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी में पढ़ना बहुत बड़ी चैलेंज होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दुविधा भी है, अपनी जो लैंग्वेज है हिंदी है या संस्कृत बोली जाती है, वैसे मातृभाषा हमारी हिंदी बोली जाती है, तो उसको
कमजोर तो नहीं कर सकते ना अपन, उसको भी तवज्जो दी जानी चाहिए। लेकिन कई स्कूल में देखा जाता है कि हिंदी को नजरअंदाज किया जा रहा है और इंग्लिश पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कई स्कूल में मैंडेटरी बना दिया है कि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनका एग्जामिनेशन होता है, उनका इंटरव्यू होता है, और वो अगर नहीं उसको कंप्लीट कर पाते तो उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होता, जो कि गलत है। लेकिन कई स्कूल्स के अंदर ये देखा जाता है कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं। बच्चों को अंग्रेजी भी सिखाइए, बच्चों को अंग्रेजी भी होनी चाहिए, लेकिन अब क्या होगा, अब बच्चों को अंग्रेजी सब्जेक्ट लेने की छूट होगी। वो चाहे तो ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता, पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, फोर्सफुली आप नहीं दे सकते। अब फोर्स नहीं होगा। अब क्या होगा कि जैसे देखिए कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि इंडिया का व्यक्ति हर जगह जाकर के कमा सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, अपने जीवन को जी सकता है। अच्छा, आपने कभी सुना है कि चाइना का व्यक्ति अमेरिका जाकर के कोई व्यक्ति काम कर रहा हो? क्योंकि उन लोगों को जॉब मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना का व्यक्ति सिर्फ एक ही गलती कर गया कि उन्होंने सिर्फ अपनी मदर टंग लैंग्वेज में काम किया, चाइनीज भाषा में। अब उनकी भाषा जब वो बोलते हैं तो वो सिर्फ अपनी भाषा समझ पाते हैं, दूसरी नहीं। लेकिन भारत का व्यक्ति हर जगह जाके अपनी सर्विस देता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मातृभाषा के अलावा और सब्जेक्ट की लैंग्वेज भी सीखता है। जैसे अंग्रेजी भी आती है उसको, है ना। अगर वो बंगाली है तो बंगाली भाषा आती है, अगर वो राजस्थानी है तो राजस्थानी भाषा आती है, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी भाषा आती है, गुजराती है तो गुजराती आती है। लेकिन उसके अलावा वो अंग्रेजी भी बोल लेता है, वो हिंदी भी बोल लेता है, वो और सिंधी लैंग्वेज भी होती है। तो कई लैंग्वेज से मिलकर के हमारी एजुकेशन चलती है। लेकिन अब क्या होगा कि वो अपनी मातृभाषा के साथ साथ और लैंग्वेज भी सीख सकता है। लेकिन अंग्रेजी के लिए जो पहले फोर्स होता था, अब वो फोर्स खत्म हो जाएगा। अब ये पेरेंट्स के ऊपर, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अंग्रेजी ले या नहीं ले। लेकिन कोई स्कूल को फोर्सफुली अंग्रेजी नहीं थोप सकता। लेकिन हाँ, अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल छोड़ देंगे तो उसका प्रभाव आप देखेंगे भविष्य में। तो इंग्लिश हमारी एक तरह से जरूरी है, क्योंकि आगे चल के सारे डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं, एजुकेशन जो होती है वो अंग्रेजी में होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हिंदी राज्य की भाषा को तवज्जो दी जाएगी, दबाव नहीं होगा, किसी भी तरीके का दबाव नहीं होगा। अंग्रेजी आपके ऊपर डिपेंड करेगी क्या। अब देखिए दूसरी बात मैं इस पर बहुत बताना चाहूंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो मदर टंग लैंग्वेज है इसमें हिंदी, संस्कृत के अलावा जैसे कोई फैमिली बंगाली बोलती है तो बंगाली भाषा, कोई गुजराती फैमिली है उसका बच्चा शुरू से गुजराती भाषा में अपने पेरेंट्स से बात करते देखता है, सिंधी फैमिली होगी सिंधी लैंग्वेज में बात करती है, तमिल फैमिली तमिल लैंग्वेज में बात करेगी। और ऐसे कई लैंग्वेज हैं जो हमारे भारत देश में बोली जाती है जाति संप्रदाय के तौर पर। तो वो बच्चा बचपन से अपने पेरेंट्स को कोई भाषा बोलता जब देखता है तो वो सीखता है, और वो जब स्कूल में जाता है तो उसको नई भाषाओं से परिचय कराया जाता है, नए सब्जेक्ट से परिचय कराया जाता है, तो घूम जाता है क्योंकि उसके शब्द तो वही निकलते हैं, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब नई एजुकेशन जो नीति बनी है उसमें ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसको सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा अपने आप ही। जैसे बच्चा सिंधी भाषा बोलता है तो वो सिंधी सब्जेक्ट शुरुआत से लेगा, तो वो अपनी भाषा को ही आगे बढ़ा लेगा, तो उसको सब्जेक्ट समझने में आसानी होगी। लेकिन ये सब्जेक्ट के अलावा भी और सब्जेक्ट उसको लेने होंगे, यानी कि वो अपनी मदर टंग लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ सकता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि जो नेशनल लैंग्वेज की मैंने बात कर ली, आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों को प्रैक्टिकल, एकेडमिक और करिकुलर एक्टिविटी के तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास के बच्चों को जोड़ा जाएगा। सिर्फ पहले क्या होता था, बच्चों को केवल एकेडमिक सेक्शन से जोड़ा जाता था, लेकिन अब बच्चों को एकेडमिक के अलावा प्रैक्टिकल और करिकुलर एक्टिविटीज से जोड़ा जाएगा। करिकुलर एक्टिविटीज में सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, वगैरह वगैरह चीजें जुड़ जाएंगी। प्रैक्टिकल में वो प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं वो करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा साइंस के लैब में बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं और उससे नॉलेज आती है, वो फॉर्मूले लगाते हैं कैसे केमिकल्स बनते हैं, लिक्विड फॉर्म्स कैसे बनती हैं, हार्ड फॉर्म्स क्या होती है, सॉफ्ट फॉर्म्स क्या होती है, इसके ऊपर वो सीखेगा प्रैक्टिकल। तो उन तीनों को मर्ज करके इसके एग्जामिनेशन के नंबर। इसके अलावा प्रैक्टिकल में हो सकता है कि जहां तक मुझे लग रहा है कि सेकंड चीज ये भी जोड़ दी जाए, पहली वाली को ना जोड़ के सेकंड चीज ये भी जोड़ सकते हैं कि जैसा आपने पुराने समय में देखा होगा, आज भी बच्चे अगर बजर फुट हमारे घर के बाहर डली होती है उस पर घर बनाते हैं, उस पर होल करते हैं, रास्ता बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, छत बना लेते हैं, है ना, एक गार्डन बनाते हैं, फिर उसमें गाड़ी शेप बनाया जाता है, आने का ज्यादा, एग्जिट का रास्ता सब रहता है, उनकी मेंटल एबिलिटी देखी जाती है, तो वो प्रैक्टिकल चीजें जुड़ जाएंगी बच्चों को। तो इस तरीके से ये 3rd, 4th, 5th का 8 to 11 ईयर्स तक का सफर तय होगा, और जो कोर्स चलेगा वो एनसीईआरटी बेस पर हो जाएगा। यानी कि एक चेंज और आया है कि अब आपकी क्लासेस जो बुक होंगी वो एनसीईआरटी बेस पर हो जाएंगी। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाद 6, 7, 8 का बताऊंगा। अब देखते हैं हम लोग एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो 3rd स्टेज जो हमारी है, जिसमें 5 मैंने समझा दिया, 3 मैंने समझा दिया, अब नेक्स्ट 3 मैं समझाऊंगा। इस स्टेज को बोला गया है मिडिल स्टेज। ये स्टूडेंट की मिडिल स्टेज होगी, जिसमें इनकी एज होगी बच्चों की 11 से लेकर 14 साल, और इस 11 से 14 साल के बीच में बच्चों की क्लासेज जो होंगी वो 6, 7, 8 होगी। 6, 7, 8 की मिडिल एज की
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो होगी, जो 2021 कोविड के बाद से शायद हो सकता है लागू हो जाए। नेक्स्ट 3 है कि इस 6, 7, 8 क्लास में बच्चों को पहले तो कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जो चाइना में देखा जाता है। चाइना के डेवलप होने का रीजन ये है कि पॉपुलेशन भी ज्यादा है और वहां पर बच्चों को, छोटे बच्चों को 6ठी 7वीं 8वीं और छोटे बच्चों को वहां पर कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो इंडिया के अंदर भी अब इस पॉलिसी के तहत कोडिंग लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाएगी, जिसमें कंप्यूटर में बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में कोडिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर सीखेगा। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई में वोकेशनल कोर्स और टेक्निकल कोर्स और मैकेनिकल कोर्स शामिल किए जाएंगे, जिसमें बच्चा 6, 7, 8 में ही वोकेशनल कोर्स, टेक्निकल कोर्स, जैसे कि कोई कारपेंटर का काम करता है बड़ी, तो वो कैसे करता है, कैसे टेबल बनाता है, कैसे वो चेयर्स बनाता है, कैसे हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल होती है, ड्रेसिंग टेबल होती है, ये सब चीजें हमने देखी है, तो कैसे बनाता है ये सीखेंगे। टेक्निकल कोर्स होगा, मैकेनिकल कोर्स होगा, ये सारी चीजें बच्चे इस वोकेशनल कोर्स में सीखेंगे। और इसमें स्कूल जो होगा वो बच्चों को इंटर्नशिप भी भेजेगा और बच्चों को मार्क्स भी दिए जाएंगे। जैसे कि वोकेशनल कोर्स और टेक्निकल और मैकेनिकल में मैं डिफरेंस बताता हूँ कि कई बच्चों को आपने देखा होगा, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, छोटे छोटे बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो अपने घर पे ही कुछ ना कुछ नए नए क्रिएटिव चीजें, जैसे बल्ब के संग कुछ वो नया एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, कुछ पंखे सही कर रहे हैं बच्चे, या प्रेस सही कर रहे हैं, या वॉशिंग मशीन के अंदर कोई खराबी नहीं सही कर रहे हैं, इक्विपमेंट सही कर रहे हैं, है ना। उनके पास टूल्स होते हैं घर में, जैसे सभी के टूल्स होते हैं। तो वो जो बच्चों के अंदर एक न्यू स्किल जो डेवलप हो रही है, जो वन मॉर्थ होती है बच्चे के अंदर, अब उसको पढ़ाई के अंदर डाल दिया गया, सभी चीजों को दिया गया है, जिसमें टेक्निकल कोर्सेज को बच्चों को डेवलप किया जाएगा और इसके अंदर सेक्शनल मार्क्स भी बच्चों को दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए किसी गर्ल्स को कुकिंग का कोर्स बहुत अच्छा होता है, वो अपने घर पर रह करके, जैसे आजकल तो यूट्यूब में खाने बनाने के व्यंजन के तरीके आते हैं, तो बच्चे उन तरीकों को अपने घर के अंदर यूज भी करते हैं, सीखते भी है। और आगे चल के वो कई बच्चे इंटरेस्ट लेके एचएम का कोर्स करते हैं, होटल मैनेजमेंट, जिसमें कुकिंग कराया जाता है। तो बच्चों को छोटेपन से ही इंटर्नशिप के लिए कुकिंग कोर्स भी अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ कारपेंटर मैंने बता ही दिया। फर्स्ट एड में बताना चाहूंगा कि आजकल देखा जाता है कि घरों में कई लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, जिसमें छोटी मोटी बीमारियां होने पर, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह, या चोट लगने पर, जैसे ब्लड आ जाता है, अपन सीढ़ियों से फिसल गए या लग गई कर गई, कुछ भी हो जाता है घर के अंदर, तो बच्चों को इतना ज्ञान दिया जाएगा कि बच्चे अगर छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं तो हम फौरन डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, नहीं भागे। इसके लिए बच्चों को फर्स्ट एड की भी फैसिलिटी दी गई है, जिसमें वोकेशनल कोर्स में ये भी वो कर सकते हैं अपने स्कूल के अंदर, और उनको ये चीज भी सिखाई जाएगी कि किस तरह से हम फर्स्ट एड के द्वारा अपने फर्स्ट एड के अंदर जो देखा गया है, वो पुराने समय में देखते थे आप लोग, बुजुर्ग लोग क्या होते थे कि अब उनके बच्चों की चोट लग जाती थी तो बच्चों के वो हल्दी लगा दिया करते थे, खून को रोकने के लिए पट्टी बांध दिया करते थे। तो उसी तरीके से बच्चा सीखेगा कि किस तरह से फर्स्ट एड के उपयोग करके आप अपने घरों में पट्टी लगा सकते हैं, पट्टी को कैसे बांधते हैं, कैसे रुई लगाते हैं, कैसे उस पर हम जो दवाई होती है वो कैसे लगा करके हम उस चीज पर लगाते हैं, जिससे कि हमें राहत मिलती है, आराम मिलता है। तो ये चीजें हम फर्स्ट एड के अंदर सीखेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर और प्लांटेशन के अंदर, प्लांटेशन में हम पेड़ पौधे लगाने की व्यवस्था कैसे होती है, पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं, कैसे उसको पानी दिया जाता है, कितने दिनों तक पेड़ों को जीवित रखने के लिए उस पर पर्टिकुलर एक प्रकाश की रोशनी पड़नी चाहिए, या किस तरीके से पानी का जो टेम्परेचर होता है, या ऊर्जा एनर्जी जो सूरज से जो पेड़ों को एनर्जी मिलती है कितने डिग्री सेल्सियस में मिलती है, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। प्लांटेशन के अंदर ये भी बताया जाएगा कौन से पेड़ पौधे कितने वेराइटीज के होते हैं, उनकी वेराइटीज के हिसाब से उनकी डिग्री और परसेंटेज क्या होता है, और डिग्री और टेम्परेचर क्या होता है, जिससे पेड़ जीवित रहता है, और किस पेड़ में कितने ऑक्सीजन की मात्रा होती है, पेड़ कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होती है। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है और नॉर्मल फार्मिंग एग्रीकल्चर से कैसे जुड़ी जाती है, कौन सी खेती ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, उपजाऊ खेती करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना पानी लगाया जाता है सिंचाई के माध्यम से, नलकूप की व्यवस्था कैसे होती है। आजकल तो बहुत एडवांस हमारे पास फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, बीज हैं, सब कुछ है, लेकिन किसानों के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली गई है जहां पर वो एजुकेशन अब ले रहे हैं। इतनी उम्र होने के बाद किसानों को आज सिखाया जा रहा है, लेकिन जो किसानों के बच्चे हैं या जो शहरों के बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए जो उनके घर में अनाज आ रहा है वो किस प्रोसेस से उगे, या जो सब्जी आ रही है वो किस तरह से खेतों में उगती है, कैसे अपने घर तक पहुंचती है। तो बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए ये फार्मिंग कैसे होती है, इसके लिए किसानों के जो आपने देखा होगा खेत बने होते हैं वहां पर भेजा जाएगा और सिखाया जाएगा कि कैसे बच्चा ये खेती करना सीखेगा। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा स्किल्स इंटर्नशिप होगी, इसमें नई चीज जोड़ी गई इंटर्नशिप, जो मैंने पहले बता दी कि आपके कोर्सेज के अंदर इंटर्नशिप भी होगी, जहां पे बच्चा जाकर के 10 डेज या 20 डेज का इंटर्नशिप पीरियड होगा, जिसमें बच्चा जाकर के वो इंटर्नशिप पीरियड सीखेगा और फिर प्रैक्टिकल चीज को करके या थ्योरेटिकल उसको एक्सप्रेस भी करेगा। इसके साथ साथ
बेस लर्निंग भी होगा। बेस लर्निंग जो चलता था वही होगा, लेकिन इसमें कुछ चेंज हुआ है। मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएस के अलावा ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स भी बच्चों को पढ़ना होगी, और संस्कृत और उर्दू लैंग्वेज जो होती है वो भी इसमें रखा गया है, ये भी आपको तो इसमें ग्राफिक प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ा गया है पूरा सब कुछ। तो चेंज तो है, चेंज तो काफी हुआ है, और ये बहुत अच्छा बेस रहेगा कि बच्चे की नींद मजबूत करने वाला काम होगा। अब बच्चे जो बोरिंग फील करते थे, अब वो पढ़ाई इंटरेस्टेड हो जाएगी, और आने वाले समय में फ्यूचर के अंदर जो आज पढ़ाई हम देख रहे हैं, इन फ्यूचर के अंदर स्कूल्स को भी अपने आप को बहुत ज्यादा इनोवेटिव तरीके से चेंज करना होगा। टीचिंग की बात करें तो मैं टीचिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि टीचर्स पर ये जो शिक्षा नीति का बदलाव हुआ उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितने भी मैंने वीडियो सर्च करी, जो भी मैंने पढ़ा इसके बारे में वीडियो बनाने से पहले मैंने रिसर्च किए, उसमें किसी ने भी टीचिंग स्किल्स के ऊपर बात नहीं करी कि टीचर कितना अपग्रेड होंगे। तो मैं टीचर के ऊपर भी बात करूंगा। स्कूल तो अपने आप को अपग्रेड करेगा ही, लेकिन हमें बच्चों के साथ साथ, अभिभावक के साथ साथ, हमें चौथा स्किल जो हमारा है वो टीचिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीचिंग को भी हमें देखना पड़ेगा। इसमें 6th, 7th, 8th में हम लोग देखे थे करिकुलर एक्टिविटी जो मैंने वोकेशनल बताई है, एकेडमिक और इसके अलावा प्रोफेशनल कौशल विकास जो इसमें शामिल किया गया वो देखा जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 6th, 7th, 8th के अंदर किस तरीके से हम लोगों ने आपको बताया। मैं नेक्स्ट आपको 9th, 10th और 11th के बारे में और 12th के बारे में जो 4 साल का पीरियड बताया गया हमारा 5+3, 3+4 का, वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें जो लास्ट हमारा जो है पार्ट जो था 5, 3+3, लास्ट का ये जो 4 है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये समझना है आपको। अभी तक की हमारी वीडियो में 5+3+3 मैंने कंप्लीट किया है। लास्ट का 4th जो है वो 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए है, और इसमें एज जो स्टूडेंट्स की होगी वो होगी 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18 तक। तो 14 से 18 तक का बच्चा जो है वो 9, 10, 11, 12 में अपना आएगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंज किया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। पहला चेंज, 9th और 10th का बच्चा जब 8 पास करके 9th में आता था और 10th में आता था, तो वो जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, एसएस है, ये सब्जेक्ट को पढ़ के वो 10th कवर करता था, यानी कि 9th बनी थी 10th के लिए। यदि वो ये सोचता था कि काश मेरे पास कुछ और अलग सब्जेक्ट होते, जैसे कि वो सोचता है अपने सीनियर्स को देख के 11th 12th के कि भैया बताते हैं कि बिजनेस ऐसा है, कॉमर्स में अकाउंट्स ऐसी है, फिजिक्स ऐसी है, केमिस्ट्री ऐसी है, या ज्योग्राफी ऐसी है, पॉलिटिकल ऐसी है, सोशियोलॉजी ऐसी है, होम साइंस ऐसी है, तो काश ये सब्जेक्ट मैं अभी से ले लेता तो मेरा बढ़िया हो जाता काम। आपने देखा होगा यूपी में बच्चा 9th और 10th में आकर के चॉइसेस पे चला जाता है, मल्टीपल चॉइस बोलते हैं उसको, कि वो कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर के वो अपनी पढ़ाई कर सकता है, अपने एग्जामिनेशन दे सकता है। लेकिन क्योंकि हमारी ऐसी नीति नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया कि अब बच्चा क्या करेगा, 9, 10, 11, 12 के अंदर जो 3 सब्जेक्ट है हमारे, जैसे कि हम चॉइसेस पर 3 जाते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट मैं बताता हूं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गई, सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, और लिटरेचर में बताऊं तो हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, है ना, ये सब्जेक्ट होते हैं हमारे आर्ट्स में। अब कॉमर्स में आ जाए, कॉमर्स में बेसिकली देखा जाए तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 2 बुक होती है, मैक्रो एंड माइक्रो। 11th की बात करें तो इंडियन डेवलपमेंट और आपके स्टैटिक्स हो गया, लेकिन वहां पर सीबीएसई ने चेंज किया। एक बुक जो इंडियन डेवलपमेंट 11th में थी वो 12th में आ गई, और जो 12th की बुक थी वो 11th में आ गई। तो इस तरीके से कुछ चेंज तो हुए, लेकिन यहाँ पर कॉमर्स में 3 चीज मिल जाती है, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। साइंस में आते हैं, साइंस में बायोलॉजी हो गई, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, ये बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता है। अब क्या होगा कि बच्चे के पास चॉइस होगी, बच्चा कोई सा भी इसमें से, मतलब खिचड़ी जैसे पक जाती है ना, वैसे खिचड़ी पक जाएगी। अब बच्चा कोई सा भी सब्जेक्ट उठा करके पढ़ सकता है। बच्चे की इच्छा होगी तो वो आर्ट्स का एक सब्जेक्ट ले लेगा, बच्चे की इच्छा होगी तो बिजनेस ले लेगा, अकाउंट्स ले लेगा, या उसकी अगर मैथ अच्छी है तो मैथ ले लेगा, साइंस अच्छी तो साइंस ले लेगा, फिजिक्स अच्छी तो फिजिक्स ले लेगा, केमिस्ट्री अच्छी तो केमिस्ट्री ले लेगा। अब मतलब एक ऐसी क्लास बनाई जाएगी, सब्जेक्ट ऐसे चूज किए जाएंगे जिसमें टीचर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। टीचर्स भी आकर के 9th और 10th और 11th और 12th के अंदर इन सब्जेक्ट के बेसिस पर जो क्लास अलॉट होंगी, अब जैसे पहले 3 यूनिटीज बनती थी, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए पर्टिकुलर साइंस और मैथ्स के लिए, और साइंस और मैथ्स के बच्चों को अलग कैटेगरी में देखा जाता था, जो कॉमर्स लेते थे उनको अलग कैटेगरी में देखा जाता था। आर्ट्स वालों को तो बच्चे कहते थे अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुमने तो आर्ट्स ली है, यानी बच्चा कॉपी भरने के लिए आर्ट्स लेता था, ऐसी मानसिकता होती थी। लेकिन अब वो मानसिकता बदल जाएगी, अब सभी को अपग्रेड करके एक
सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलेगा, जिससे बच्चा अलग अलग फील्ड की नॉलेज रखेगा। आज आप देखिए साइंस बायो जो लेता है उसको हम पढ़ंतु बच्चे बोलते हैं, दूसरा बच्चा भी उसे गेम बना के चलता है कि ये तो पढ़ंतु है इसको तो छोड़ो, है ना। और वो बच्चा नए नए एक्सपेरिमेंटल नए नए टेस्ट करता है, आगे चलते वो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हम अपने मकान के अंदर अगर मकान बना रहे हैं तो उसमें कितना हमें क्या मेजरमेंट करना है, कैसे उसको बनाने में हमें क्या काम करना है, कैसे मैप बनता है, कैसे मेजरमेंट होता है। और आर्ट्स के बच्चे की नॉलेज भी हो जाएगी कि हमें इतिहास के बारे में मालूम पड़ेगा, है ना, कि जो हमारे पुराने वंशज रहे वो किस प्रजाति से आते थे, कैसे क्या थे, उन्होंने कौन से युद्ध लड़े, क्या क्या करा। कॉमर्स में बैंकिंग के बारे में मालूम पड़ जाएगा, किस क्षेत्र में कैसे रेपो रेट होती है, एसएलआर क्या होता है, सीएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होती है, रिजर्व रेपो रेट क्या होती है, अकाउंटिंग की नॉलेज मिलेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बच्चों को विस्तारित ज्ञान दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट को टच करेंगे बच्चे। अब टीचर्स की भी ये बात होती थी, टीचर्स कहते थे यार इसके पास तो कॉमर्स है और ये कैसे पढ़ा सकता है साइंस बायो, ये तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पर तो नॉलेज नहीं दे रहे बच्चों को। अब वो चीज सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति कोई सा भी विषय टीचरों को अपॉइंट करके पढ़ा सकता होगा। अब कोचिंग सेंटर भी बदल जाएंगे। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मिस्टर ए है, कोई मिस्टर एक्स है और वो मिस्टर एक्स स्कूल जाता है, स्कूल में उसको सामने टीचर सब्जेक्ट दे देते हैं कि साहब ये आर्ट्स में सब्जेक्ट है, ये कॉमर्स में, साइंस में। तो पहले क्या करता था बच्चा, देखा मेरी परसेंट 50 बनी है, चलो मैं आर्ट्स ले लेता हूँ। दूसरा बच्चा देखता था मेरी 60 बनी है, चलो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ। और तीसरा 70 से 80 बनी, चलो मैं साइंस और मैथ्स के लिए बनाऊं तो वही ले लेता हूँ। लेकिन जब वो सब्जेक्ट ले लेते थे और मालूम पड़ता था परसेंटेज तो बन गई, लेकिन सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में क्या होगा, मिस्टर एक्स स्कूल जाएंगे, उनके सामने सब्जेक्ट आर्ट्स नहीं होगा, कॉमर्स नहीं होगा, साइंस नहीं होगा, तीनों सामने रख दिए जाएंगे। अब बच्चे का इंटरेस्ट 10th में अगर उसकी परसेंट अच्छी बनी है, उस बेसिस पर अगर वो देखेगा तो वो शुरू से ही नॉलेज लेके आ रहा होगा कॉमर्स की, तो वो अपने कॉमर्स को अपग्रेड करने के लिए कॉमर्स में से एक अकाउंट्स उठा लेगा। उसने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक हिस्ट्री उठा लेगा। वो अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता होगा तो हिस्ट्री फिजिक्स ले लेगा, या मैथ्स अच्छी लगती तो मैथ्स ले लेगा, इको में अच्छी पकड़ है इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स ले लेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे के सामने जो सब्जेक्ट होंगे वो बच्चे के चॉइसेस पर होंगे, बच्चे के इंटरेस्ट के बेस पर होंगे कि बच्चा जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है वो एक ही सब्जेक्ट तीनों में से कोई से उठा करके वो अपना सब्जेक्ट चूज करके अपने क्लास में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी क्लासेस के अंदर जो चेंज हुआ है, पहला नो स्ट्रीम, अब ना तो कॉमर्स स्ट्रीम रह गई है, ना साइंस स्ट्रीम, ना आर्ट्स स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम को मर्ज स्ट्रीम बोला जाएगा, मर्जिंग स्ट्रीम हो गई, यानी कि तीनों सब्जेक्ट मिक्स हो जाएंगे और बच्चे के सामने हम जैसे बफर सिस्टम में खाना रख देते हैं ना, ऐसे सब्जेक्ट परोस दिए जाएंगे। बच्चा आएगा अपनी थाली लेगा, उसमें से सब्जेक्ट डालता जाएगा और जाकर के उसको पढ़ करके अपना एग्जामिनेशन देगा और पास होगा अच्छे नंबरों से। मल्टीपल सब्जेक्ट है, अब मल्टीपल चॉइसेस डाल दी जाएंगी, जैसे कि अभी मल्टीपल चॉइसेस में सिर्फ पर्टिकुलर स्ट्रीम में मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। जैसे कई स्कूल में देखा जाता है होम साइंस रख देते हैं, फिजिकल रख देते हैं, आईपी रख देते हैं, कंप्यूटर साइंस रख देते हैं, ऐसे ही वो सब्जेक्ट के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी रख दी जाएंगी। अब बच्चा किसी भी चॉइसेस पर सब्जेक्ट ले सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग रखी जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि जैसे मान लीजिए बच्चों को पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन गहनता से बच्चा उस चीज पर रिसर्च नहीं कर रहा है। जैसे कि गांधी जी ने अहिंसा आंदोलन किया, क्यों किया? गांधी जी ने अहिंसा पर देश को आजाद कराया, क्यों कराया? क्या हिंसा करके हम देश आजाद नहीं कर सकते थे? करते तो कितनों का नुकसान होता, कितने लोग मारे जाते, कितनों का हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में जाती, या हम गुलामी शासन से छूटे थे, क्यों छूटे? देश आजाद हुआ उसके बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए? तो इन सब चीजों को बात की जाएगी। तो ये सब चीजों को करने का मकसद ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग, उसके मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना, उसके विकास करना, उसका मस्तिष्क का विकास करना। इस देखिए चौथे वाले में जो है सेकेंडरी लैंग्वेज में फॉरेन लैंग्वेज भी शामिल की जा रही है। अब फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जैसे मान लीजिए आज बच्चा 12th कर लेता है और कई देखे जाते हैं कि सिंधी बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली बाहर जाकर के जॉब करते हैं, जैसे कि सऊदी अरब चले गए या अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, क्योंकि इंडिया का व्यक्ति हर जगह जाकर के काम कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अब क्या होगा कि जो भी बच्चा बाहर जाता है तो उसको किसी को अरबी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, किसी को फ्रेंच सीखनी पड़ती है, किसी को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ती है वहां पर जाकर के, तो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो वो दिक्कत नहीं आएगी, बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज लेने का भी राइट्स होगा कि बच्चा एक फॉरेन लैंग्वेज लेकर के उसमें भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है। अब देखिए मैंने जो ये सारी चीजें बताई, एग्जामिनेशन की बात करते हैं। एग्जामिनेशन साल में पहले एक बार होते थे, अब एग्जामिनेशन साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार हो गया, 6 महीने के सेमेस्टर के बेस पर, यानी 6 महीने पहले और 6 महीने बाद, साल भर में 2 बार होंगे। इसका फायदा क्या होगा? जो बच्चे इस मानसिकता पर चलते थे, क्योंकि हमारे 3 स्टेज होती है ना बच्चों की। पहली होती है हाई लेवल, जिससे बच्चे एक बार में पढ़ते एक बार में समझ लेते हैं, उनकी कैचिंग पावर, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है।
ऐसे बच्चों को हम लोग टॉपेस्ट रैंक पे रखते हैं। दूसरे होते हैं मिडिल एज। मिडिल एज के बच्चे वो होते हैं जिसमें मिडिल मतलब एवरेज होते हैं वो बच्चे। मिडिल मतलब जो पढ़ा तो जा रहा है लेकिन उनको एक दो बार में समझ में आ रहा है, लेकिन वो टॉप से थोड़े से मिडिल में होते हैं। एक होता है लो लेवल, जो पढ़ते ही नहीं है, बस खेल कूद करते रहेंगे और जब एग्जामिनेशन आते हैं लास्ट के मंथ में 10 15 25 दिन 30 दिन इधर उधर से पूछ पाछ के या चीटिंग कर के पास हो जाते हैं, दूसरे के भरोसे पे जाते हैं ऐसे बच्चे। तो अब वो चीज नहीं होगी। अब सभी बच्चों को टेंशन हो जाएगी कि 6 महीने में पहला पेपर दो और 6 मंथ में दूसरा पेपर दो, मतलब 2 पेपर होंगे साल भर में। यानी कि अगर हमारी क्लास 9 10th 11th 12th है तो आप ही मान लीजिए 2 बार पेपर ना होकर के इसका डबल कर लीजिए, 4 दिन में 8 बार पेपर होगा। 9th में 2 बार, 10th में 2 बार, 11th में 2 बार, 12th में 2 बार। तो एक बच्चा जो 9th में है वो 12th तक आते आते 8 बार फाइनल एग्जामिनेशन देगा, 6 महीने का एक और 6 महीने का दूसरा। तो ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चेंज हुआ जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में है कि 2 बार एग्जामिनेशन